कौटिल्य नगर से राम रसायन आते हुए आरती के मन में रह रहकर उत्साह की किरणें फूट रही थीं। इस बार उसे दो दो नए प्राणियों से मिलना है, बनारस वाली बुआ जी और नीलम का बेटा। बुआ जी को पेड़े पसंद हैं। उसने 1 किलो पेड़े खरीदे और कुछ रबर के छोटे छोटे खिलौने भी। राम रसायन पहुंची तो बुआ जी सबसे पहले दिखी। वे उत्तरी आंगन के तख्त पर बैठी ग्रिल के पार फैले हुए पार्क को तन्मय होकर देख रही थीं। आरती ने उनके पैर छुए और पास बैठकर बतियाने लगी। खूब देर बातें हुई। कौटिल्य महाविद्यालय की नौकरी, कौटिल्य नगर का रहन सहन, सब के बारे में पूछती रही बुआ जी। उनकी जिज्ञासा देखकर आरती विस्तार से बताती रही हर बात। बुआ जी के लिए यह नई दुनिया के अनुभव पाने जैसा ही था। बनारस शहर के अतिरिक्त वे कोई शहर देख नहीं पाई। मायके का गांव और ससुराल का गांव दोनों ही व्यस्त रखने वाले गांव उनके भाग्य में लिखे थे। इकलौते भाई के पास जाती तो थीं, लेकिन घर की दीवारों तक सीमित रहती। कस्बाई लोग कैसी दृष्टि से देखते हैं। बस एक परिचित की विधवा बहन से अधिक कोई उन्हें कुछ नहीं समझता। उनके वैधव्य पर ही करने आते हैं लोग उनके पास। उनकी क्षमता की ओर कोई नहीं देखता। उनके संघर्ष को गौरव से तो बस राम रसायन वाले ही देखते हैं। कॉलेज कैसा होता होगा, इसका अनुमान कभी अपने बेटू की बातों से लगाया करती थी। अब तो बेटू ही नहीं रहा। आरती वैसे ही उनकी जिज्ञासा शांत कर रही थी, बेटू की तरह ही। आरती ने कहा, बुआ जी, राम रसायन में तो बड़ी व्यस्तता आ गई। आप बोर तो नहीं हो गई इस बीच? बुआ जी ने चट से दांतों तले जीभ काटी। अरे नहीं बिटिया, यहाँ तो सब आते जाते भी मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। वो लड़का है ना विमल, 2 दिन मेरे पैर दबा कर गया है। इतवार को आया था। उस दिन मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। हो ही जाता है बहुत बार। मैं अपने हाथों से ही पांव दबा रही थी। उसने देखा और पूछा, दर्द हो रहा है आपको? मैंने कहा, बुढ़ापा है बेटा, होता ही रहता है दर्द। वह तो चट से बैठा और मेरे पांव दबाने लगा। मैं ना करती रही, पर उसने ऐसा बातों में उलझा दिया मुझे, मैं मना करना भी भूल गई। वे हंसने लगीं। आरती हंसकर बोली, घर के बच्चे जैसा ही है विमल, अपनी माँ का इकलौता बेटा, इकलौता सहारा। जानती हैं उसके बारे में? बुआ जी ने लंबी सांस खींची और कहा, हाँ बिटिया, वही सुनाता रहा। मैं पूछती रही, वह बताता रहा। कहता था कि राम रसायन में न आना जाना होता तो जाने अब तक क्या कर बैठता। पता नहीं मर ही जाता। मैं तो कांप गई थी आरती। मेरे पास तो निगोड़ी खेती पाती है, गांव का बड़ा सा घर है, रिश्तेदारी है, भाई भतीजे हैं, मायका ससुराल है, पर उस अभागी रत्ना का तो कोई भी नहीं। आरती ने कहा, विमल की माँ से मिली हैं आप? बुआ जी बोली, हाँ, आई थी वह मुझे मिलने। विमल ने ही कहा रत्ना से कि मम्मी जाकर राम रसायन में बुआ जी से मिलकर आओ। सच में बिटिया, घंटों साथ बैठी रोती रही हम दोनों। उसे लगा बेटा है उसके पास तो जीना चाहिए। मुझे लगा कि मेरे पास तो बिना कुछ किए भी खाने का साधन है। मुझसे अधिक परेशान भी तो हैं लोग। बेचारी रत्ना कह रही थी कि 16-17 सालों से वह किसी के पास इतना नहीं बैठी है, कभी किसी से खुलकर अपना दुख दर्द नहीं कह सकी है। दुखी मनुष्य का खून चूसना तो और सरल होता है ना बिट्टो। मैं गांव में रहती हूँ, वहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कबाड़ी दिमाग वाले। लेकिन शहरों में तो और भी आग लगी है। औरत को सामान समझने वालों की क्या कमी है। दर्द दबा कर घुट घुट कर जीती रही है बेचारी रत्ना। लेकिन बिट्टो, वह कहती थी कि राम रसायन की संगत में मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया, नहीं तो मैं कहीं की ना रहती। हाथ से निकल जाता विमल। जाने कैसी कैसी निराशा ने घेर लिया था उसे। आरती कुछ कहने ही जा रही थी कि सुमित्रा जी चाय लेकर आईं। बुआ जी बोली, लो सुमित्रा बहन, मैंने तो आरती को यहीं अटका दिया, बातों में लगा दिया, तुमसे मिलने भी नहीं दिया। सुमित्रा जी बोली, रोज ही तो फोन पर बात होती रहती है और महीने में 2 बार यह आ ही जाती है, इसलिए हुड़क नहीं लगती। पहले पहले खलता था इसका बाहर रहना, पर अब आदत हो गई है। आरती बोली, मैं नीलम का बेटा देखने जाऊं? सुमित्रा जी ने कहा, हाँ देख ले,
पीछे के रास्ते से जाना और पीछे वाले बाथरूम से नहाकर ही घर के अंदर जाना। आरती बैग से अपने कपड़े निकालकर पश्चिम वाले आंगन की ओर चली गई। बनारस वाली बहन जी यानी पूजा की बुआ सास ने पूछा, सुमित्रा बहन, मैं पूछना भूल गई थी, सुबह तुम नमन से बड़ी देर बात करती रही थी तो बोली थी करमन की गति न्यारी, किसकी बात हो रही थी? नई नई बातें सुनने को मिलती हैं ना यहाँ पर, तो लगता है जैसे दुनिया देखने को मिल रही है। सुमित्रा जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं समझती हूँ बहन जी, आपका जीवन तपस्या की तरह रहा है ना, इसलिए दुनिया की खबर नहीं रख सकी। यहाँ थोड़ा फुर्सत में हैं तो सोच रही हैं दुनिया के बारे में भी। अच्छा है ना बहन जी, ध्यान बंटाना ही चाहिए, दुनिया को देखना समझना ही चाहिए जितना भी संभव है। सुबह फोन पर नमन अपने एक प्रोफेसर की बात कर रहा था, प्रोफेसर आधार, पहले इसके कॉलेज में ही थे। बड़े घूसखोर, पैसे के पीछे पागल, प्रैक्टिकल तो जैसे उनकी कमाई के लिए ही होते थे, जितने ज्यादा पैसे दे दो उतने अच्छे नंबर पालो। पढ़ने लिखने से नहीं, ज्ञान से नहीं, जानकारी से नहीं, मेहनत से नहीं, उसकी दुकान पर रुपए से नंबर मिलते थे। उसका एक ही बेटा है, उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजकर तो आधार को लगने लगा कि बस देश का जितना पैसा बटोर सकूं बटोर लूं और चलूं सब समेट कर अमेरिका। बड़ा दुखी किया उस प्रोफेसर ने बच्चों को। डर डर कर भी शिकायत करते थे विद्यार्थी, कोई सुनवाई न होती थी। बहन जी, मंत्री संतरी सब तक पहुंच बना रखी थी उसने। आधार को कोई डर क्यों होता? आतंकित रहते थे बेचारे बच्चे। पैसे न दें तो कहीं के नहीं रहेंगे। मेहनत करके भी जो बच्चे पीछे रखे गए, जिनका साल बर्बाद हो गया, वे सब कितने दुखी होते होंगे। कैसे कैसे तो माँ बाप पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं, कितनी कितनी आशाएं लगी रहती हैं बच्चों से। आधार जैसे गुरु नहीं हो दुनिया में कहीं। यहाँ जब हड़ताल करने लगे थे लड़के, हंगामा बढ़ गया और चुनाव आने वाले थे, तब कहीं आधार को दूसरी जगह भेजा गया। अब हाल बुरा हो रहा है उसका। नौकरी हाथ से चली गई। अमेरिका गया तो पता चला बेटा तो नशेड़ी हो गया है, ड्रग्स लेता है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, किसी होटल में काम करता है और अय्याशी में पैसे उड़ाकर कंगलों की तरह डोलता रहता है यहाँ वहाँ। माँ बाप यहाँ से अपनी दौलत और इज्जत समेट कर बेटे के पास गए, लेकिन बेटे ने उनकी और भी दुर्दशा कर दी। बिजनेस के नाम पर सारा पैसा खींच लिया और बाहर कर दिया माँ बाप को। 2 साल में ही आसमान से गिर पड़े प्रोफेसर साहब। अभी जाने क्या क्या झेलेंगे और खाली हाथ लौटेंगे तो कहाँ जाएंगे, और जो बचा खुचा लेकर आएंगे भी तो बस जीने खाने योग्य ही तो रह पाएंगे। न मान सम्मान, न समृद्धि, न सुख सुविधा। रहेंगे कहीं अज्ञात कोने में जाकर, जैसे तैसे खाकर बुढ़ापा काट लेंगे। बहन जी, सब ने उनसे नाता काट लिया है। इतना अकड़ कर रहते थे ना, सब निकल गया। रिश्तेदारी में भी बस शान बघारने की आदत वाले लोग रहे हैं वे हमेशा। पत्नी का दिमाग तो सदा 7वें आसमान पर रहता था, अब चली गई सीधे 7वें पाताल तक। ऐसे जीने से तो अच्छा है रत्ना की तरह जीना। बहुत कष्ट झेले हैं उसने, आपकी तरह ही उसका भी तपस्या जैसा जीवन रहा है। अब थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था, कह रही थी विमल रोज रात को उसके पैर दबाता है। दिन भर खड़े खड़े पढ़ाना पड़ता है न रत्ना को। आपको अपने पैर दबाते देखकर विमल को अपनी माँ का दर्द समझ में आया। देखिए ना, ऐसे कड़ियाँ जुड़ी होती हैं सुख दुख की। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।